बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मेरी पिछली वीडियो का आज ये दूसरा हिस्सा है जो थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया कि मेरे चैनल के साथ कुछ छेड़खानियाँ की गई और मेरे दोस्तों की ये मेहरबानी है और उनकी मोहब्बत है कि उनकी फिर हेल्प के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चैनल को दोबारा से एक्टिव और फंक्शनल कर लिया है। तो लेट होने के लिए मैं मादरत चाहता हूँ। आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल के साथ छेड़खानियाँ की जाती हैं, रिपोर्ट किया जाता है, उसकी वजह क्या है ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है। तो आपसे गुजारिश होगी कि मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके सब्सक्राइबर को बढ़ाया जा सके, ताकि आप मेरी आवाज़ सुनते रहें और मेरी आवाज़ को बंद करने वाले लोग जो हैं वो हमेशा मुंह की खाते रहें। एनीवे, मैं अपनी पहली वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आता हूं जो इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप के हवाले से थी। इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप इस वक्त जो है वो तारीख़ के नाजुक तरीन मोड़ पर पहुंच चुके हैं या सर्द मोरी का शिकार हो गए हैं। वैसे तो इंडिया और कनाडा के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं और ये हमेशा ही कोई आइडियल रिलेशनशिप नहीं रहे बल्कि कंप्रोमाइज़ रिलेशन है। इनकी गो की तजारत भी थी, सारे मामलात आपस में चलते रहे हैं, लेकिन ये रिलेशन हमेशा से जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं रहे हैं, कोई आइडियल रिलेशनशिप दोनों रियासतों के दरमियान नहीं रहे। अब ये ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद सर्दमोरी का शिकार हो गए हैं और बल्कि अब तो शदीद तरीन हालात इन पर आ चुके हैं और मज़ीद ख़राब होने के जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं कि अब शायद आने वाले दिनों में कनाडा और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। अच्छा, बेसिकली इसकी वजह क्या है उसकी तरफ भी जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये रिलेशनशिप हमेशा से ही क्यों सर्दमोरी का शिकार है मैं इसकी वजह आपको बताता जाऊँ। तो सूरत हाल ये थी कि 84 के अंदर जब खालिसा तहरीक को क्रश करने की कोशिश की गई थी और क्रश इसीलिए किया गया था कि खालिसा तहरीक जो थी उसको इंदिरा गांधी ने जब क्रश करना चाहा था तो इंदिरा गांधी के अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें कत्ल कर दिया था। उस मर्डर के नतीजे में इंडियन गवर्नमेंट ने फिर इसकी मूवमेंट को मज़ीद तेज़ किया, यानी इंडियन सिख कम्युनिटी को क्रश करने की जो मूवमेंट थी उसको मज़ीद तेज़ किया। तो जिसकी वजह से इंडिया के अंदर से सिख जो थे, जो स्पेशली ऐसे सिख जो खालिसा तहरीक के साथ वाबस्ता थे, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ़ ममालिक में जाकर आबादकारियाँ की, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादकारी जो थी वो कनाडा में हुई। अब इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से मुख्तलिफ़ ममालिक पर यह इल्ज़ाम लगाती है, जिसमें कनाडा सरफहरिस्त रहा है कि आपके मुल्क के अंदर से खालिसा तहरीक के जो सरकर्दा रहनुमा हैं वो ना सिर्फ आबाद हैं बल्कि वहाँ से वो अभी भी मुख्तलिफ़ किस्म की इंडिया के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ करते हैं जो खालिस्तान तहरीकी खालिस्तान के लिए थी और वहाँ पे इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए हुए हैं। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स करते हैं, वो रेफरेंडम्स करते हैं और उस रेफरेंडम के नतीजे में वहाँ से इंडिया के अंदर मौजूद खालिस्तान तहरीक के जो सिख हैं उनको फंडिंग की जाती है और उनको मोटिवेट किया जाता है, मोबिलाइज़ किया जाता है, जिसके बदले में इंडिया को हमेशा से एक ही जवाब मिलता है और वो जवाब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वहाँ आज़ादी राय का कानून पास है और वो जो कुछ भी करते हैं ये उनकी आज़ादी राय है, इसलिए हम उनको किसी भी किस्म की उनके ख़िलाफ़ एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ना हम वो आपके हवाले कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जितने भी वो सिख कनाडा के अंदर, बरतानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर के मुख्तलिफ़ जगहों पर जो आबाद हैं वो वहाँ पर नेशनैलिटी होल्डर्स हैं और नेशनैलिटी के हिसाब से वहाँ पे कानून जितने भी उन पर लागू होते हैं वो उनके शहरी हैं और अपने शहरियों के खिलाफ वो किसी भी किस्म की कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं देते। कनाडा के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम इसलिए है कि कनाडा की एक स्टेट है, यानी कनाडा का एक सूबा है जिसका नाम है कोलंबिया। अब कनाडा वैसे तो बहुत बड़ी रियासत है, लेकिन कोलंबिया का जो दारुल हुकूमत है, जो कैपिटल सिटी है वैंकूवर, उसके साथ तकरीबन 40-50 किलोमीटर करीब एक शहर है जिसका नाम सिरे है। इंडियन गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये खालिस्तान तहरीक के जो रहनुमा हैं ये उनका हेडक्वार्टर है और पूरी दुनिया में जहाँ भी ये एक्टिविटीज़ करते हैं ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ बेसिकली ये कोलंबिया से हो रही हैं, यानी सूबा जो है वो कोलंबिया और सरे सिटी जो है ये वहाँ से कर रहे हैं और पूरी दुनिया के अंदर ये पिछले दिनों में इन्होंने रेफरेंडम में करवाया था जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी था, बरतानिया के अंदर भी था, न्यूजीलैंड के अंदर भी था और भी यूरोप के अंदर बहुत से ममालिक के अंदर, यूरोप में, मिडल ईस्ट में जहाँ जहाँ सिख आबाद, उन्होंने एक खालिस्तान के हक़ में एक रेफरेंडम करवाया जैसे एक बड़ी तादाद के साथ जैसे एक्सेप्ट भी किया गया कि उसके हक़ में वोटिंग की गई। तो इंडिया ये भी इल्ज़ाम लगा रहा था कि इस तरह की इंडिया मुखालिफ सरगर्मियाँ जो हैं वो कनाडा से की जाती है और कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करती।
انڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری سالمیت کے خلاف ہے اور سالمیت کے خلاف ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور یہ کینیڈا جو ہے وہ بیسیکلی ان کو بیک اپ دے رہا ہے یا ان کو سپورٹ کر رہا ہے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جو ریلیشن شپ ہیں وہ سرد موری کا شکار ہیں۔ جبکہ آپ کو میں نے بتایا کہ باقی سارے ممالک کینیڈا بھی بالکل وہی جواب دیتا ہے کہ یہ آزادی رائے ہے اور ہم اس کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اب یہ تعلقات خراب کب ہوئے؟ بیسیکلی 18 جون کو ایک واقعہ پیش آیا سرے سٹی کے اندر، گردوارہ کے ساتھ ملحقہ سٹی جو ہے وینکوور بیسیکلی اس کا نام ہے، وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ گردوارہ کے سامنے ہردیپ سنگھ نامی ایک سکھ رہنما کا مرڈر کر دیا گیا۔ یہ ہردیپ سنگھ جو تھے یہ بیسیکلی خالصہ تحریک کے مرکزی رہنماؤں میں آتے ہیں۔ جب ان کا مرڈر ہو گیا تو اس پر کینیڈین انٹیلیجنس جو تھی انہوں نے اپنا بینچ بنایا یا سمجھ لیں کہ انہوں نے اس پر تحقیقات شروع کر دی۔ ان کی تحقیقات کے نتیجے میں جو رپورٹ سامنے آئی وہ یہ آئی کہ اس مرڈر کے پیچھے یعنی ہردیپ سنگھ، ہرمیت سنگھ بھی انہیں کچھ نام لکھ رہے ہیں اور کچھ ہردیپ سنگھ لکھ رہے ہیں کہ اس ہردیپ سنگھ ویسے نجر پورا ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مرڈر کے پیچھے جو لوگ انوالو ہیں وہ بیسیکلی را کے ایجنٹ ہیں، یعنی انڈین ایجنسی را جو ہے وہ اس مرڈر میں پوری طرح انوالو ہے۔ اب کینیڈا نے انڈیا کے اوپر اپنی تحقیقات کے نتیجے میں یہ الزام لگایا کہ ہردیپ سنگھ کے مرڈر میں بیسیکلی جو لوگ انوالو ہیں وہ را کے لوگ انوالو ہیں، گویا یہ مرڈر انڈین گورنمنٹ نے کروایا ہے، کیونکہ را نے اگر کروایا ہے تو پھر آپ الٹیمیٹلی سمجھ لیں انڈین گورنمنٹ نے ہی کروایا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز ہوئی، اس میں یہ ایک مرڈر نہیں ہوا، پچھلے کچھ دنوں میں یعنی جون کے بعد سے 3 بڑے خالصہ تحریک کے رہنما جو تھے ان کو قتل کر دیا۔ ایک پریم سنگھ تھے جو لاہور کے اندر جن کا مرڈر ہوا پاکستان میں، ایک برطانیہ کے اندر اوتار سنگھ کا مرڈر ہوا، یہ بھی خالصہ تحریک کے رہنما تھے۔ تو یہ مختلف جگہوں پر جو خالصہ تحریک کے بڑے رہنما تھے ان کا مرڈر کیا گیا۔ اس کی جب تحقیقات کروائی گئیں تو تمام کے تمام کھرے جو تھے وہ را کی طرف چلے گئے۔ اب ظاہر ہے ان کی نیشنلٹی تھی، نیشنلٹی ہولڈر تھے، وہاں کے وہ سٹیزن شپ لی ہوئی تھی انہوں نے، تو اپنا شہری ہونے کے ناطے برطانیہ نے بھی اور کینیڈا نے بھی اس کے خلاف سخت رویہ اپنایا اور انڈین کو سخت پیغام دیا۔ اس سخت پیغام کے نتیجے میں انڈیا اور کینیڈا کے درمیان بالخصوص ریلیشن سرد موری کا شکار ہو گیا۔ اب اس میں بوسٹ کب آیا؟ جب G20 کا ایک اجلاس پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے لاسٹ منتھ یہ دلی کے اندر ہوا، انڈیا کے اندر ہوا، تو انڈیا میں جب یہ G20 کا اجلاس جاری تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کینیڈین پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے مودی صاحب کا جب سلام لیا، یعنی جب ان کے ساتھ مصافحہ کیا تو وہ فوراً انہوں نے اپنے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور چھڑا لیا، جس سے ایک میسج یہ پوری دنیا میں گیا کہ جسٹن جو تھے وہ مودی کے ساتھ صحیح طرح مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ پھر یہ جب اجلاس G20 کا چل رہا تھا تو کینیڈا اور انڈیا کے درمیان اچھا خاصا جو سرد اور سخت الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا، جو کہ پوری دنیا نے نوٹ بھی کیا اور وہ میڈیا نے بڑے اس کو ہائپ بھی اس کی کریٹ کی اور پوری دنیا کے میڈیا میں اس کو ڈسکس بھی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب کینیڈین پرائم منسٹر واپس جانے لگے تو ان کے طیارے میں کوئی خرابی آ گئی، وہ فنی خرابی تھی یا جو بھی تھی، جس کی وجہ سے انہیں مزید 2 دن اپنے سفارت خانے کے اندر قیام کرنا پڑا اور اس قیام کے بعد وہ فوراً واپس چلے گئے۔ اچھا، واپس جا کے انہوں نے ایک ایکشن لیا، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ایک آپ کو اور بات بتاتا چلوں کہ 2018 کے اندر کینیڈین سربراہ جب انڈیا میں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ ویسے تو ان کا پرائیویٹ وزٹ تھا، کچھ IT کی پروڈکٹس خریدنے کے لیے وہ بنفس نفیس خود تشریف لائے تھے۔ اس دوران سفارتکاروں نے کر کے ایک ملاقات سیٹ کروا دی تھی، جو انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات تھی، وہ تھوڑے دن ٹائم کے لیے تھی، 15-20 منٹ کی تھی، لیکن اس میں بھی انڈین پرائم منسٹر نے وہ سارے کے سارے نام ان کے سامنے رکھ دیے کہ یہ وہ سارے رہنما ہیں جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں اور یہ کینیڈا سے ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں جو انڈیا کے اندر کی جا رہی ہیں، جو انڈین مخالف ہیں یا خالصتان تحریک کے آزادی کی سپورٹ میں کی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ان ایکٹیویٹیز کو روکا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو وہیں پہ کینیڈین پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں ان کا حق رائے دہی ہے، میں اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو ریفرنڈم کروایا گیا ان پر بات کی گئی تو انہوں نے کہا ریفرنڈم کروانا پوری دنیا میں تمام کمیونٹیز جو ہیں ان کا حق ہے، اگر وہ کروا رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے، تو میں اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ فوراً واپس چلے گئے۔ اب 2 دن قیام کے بعد
जैसे ही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर वापस गए हैं तो वापस जाते ही उन्होंने इंडियन सफारतकार जो थे, यानी इंडियन सफ़ीर जो कनाडा के अंदर मौजूद थे, उन्होंने उन्हें वहाँ से देश निकाला दे दिया और फ़ौरन उन्हें कनाडा छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया। अब वो 2 दिन क़याम के दरमियान क्या चीज़ हुई, क्या मामलात हुए, इसकी तो बाद में फिर समझ आ जाएगी कि मसला क्या था। बदले में इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने भी फ़ौरन कनाडा के सफ़ीर को अपने मुल्क से निकलने का अंदिया और हुक्म दे दिया। अब दोनों के सफ़ीर अपने अपने मुल्कों में वापस चले गए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ से शेयर करता चलूँ कि कनाडा और इंडिया के दरमियान जो तिजारत का हजम है वो आलमोस्ट $4.5 बिलियन का है, यानी $4.06 बिलियन इंडिया जो है वो कनाडा से इंपोर्ट करता है और $4.10 बिलियन की एक्सपोर्ट इंडिया जो है वो करता है। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसमें मेडिसन भी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की चीज़ें भी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाला जात भी और बड़ी सारी कई चीज़ें हैं। इसी तरह कनाडा जो है इंडिया को पेपर और इस तरह की चीज़ें जो है वो भेजता है। तो ये एक $4.5 बिलियन की तिजारत का हजम है। अब तीसरी चीज़ अगर इसमें एक ऐड की जाए तो इंडिया ने ये जो एक्टिविटी की है, यानी जो हरदीप सिंह के मर्डर का केस है, इसमें कनाडा ने अब बरतानिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को भी अपने साथ मिला लिया है और वो भी इस वक्त कनाडा का जो अल्फाज हैं, जो कनाडा का मौक़िफ़ है, उसकी हिमायत कर रहे हैं और इंडिया पर इस वक्त दबाव डाला हुआ है कि इस मर्डर में जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें फ़ौरन या तो कनाडा के हवाले किया जाए या फिर उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये मर्डर कनाडा के अंदर हुआ है। तो ये बात उनके लिए फिर बड़ी मतलब उनके लिए परेशान कुन बात है कि कनाडा के अंदर इंडियन रॉ एजेंसी के एजेंट्स मौजूद हैं, बल्कि वहाँ पर तो ये भी हुआ है कि सफारत खाना जो है उसमें इंडियन रॉ के जो कौंसलेट जनरल हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। तो कनाडा को ये भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है उनके लिए कि इंडियन रॉ कनाडा के अंदर क्या कर रही है और वो किस मकसद के लिए वहाँ पे मौजूद है। तो यकीनन एक मकसद तो फिर वहाँ पे खालिसा तहरीक के रहनुमाओं को क्रश करना ही हो सकता है और दूसरा फिर और भी बड़ी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जिस पर कनाडा ने ना सिर्फ गुस्से का इजहार किया है बल्कि बाकी ममालिक को अपने साथ मिलाकर इसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी ऑर्डर दे दिया है। अब अगर ये मामला हो तो आपको पता है पिछले दिनों IMEC का एक मुआहदा भी हुआ है जिसमें अमेरिका और यूरोप और बरतानिया भी उसमें शामिल है। तो ये उस मुआहदे पर भी असरअंदाज हो सकता है और इंडिया और कनाडा के दरमियान जो तिजारत है, जिसमें आपको पता है कि एक फ्री तिजारत का एक मुआहदा भी था जिसको फिलफोर ख़त्म कर दिया गया है, जो इंडियन मुशीयत पर इंतहाई बुरे असरात मुरतब करेगा। तो इस तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वीत मिली है, स्ट्रेंथ मिली है कि पूरी दुनिया में जो पहले ही हम आवाज़ उठा रहे थे कि रॉ कहीं ना कहीं दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर इन्वॉल्व है, अब इस मर्डर के बाद और मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में जिस तरह पाकिस्तान के अंदर, बरतानिया के अंदर ये मुख्तलिफ मर्डर हुए हैं खालिसा तहरीक के और ये रॉ ने करवाए हैं, तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ दुनिया की समझ में अब आ चुका है कि वाकई रॉ कहीं ना कहीं दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इन्वॉल्व है। अब ये सिचुएशन किस तरफ जाती है अगले चंद दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।